Welcome to Civil Service IS. Serve to the nation. दोस्तों हाल ही में कई रिपोर्ट्स ने सजेस्ट किया कि भारत अब चाइना को पीछे छोड़ दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन चुका है। इसी खबर के बाहर आते ही इस बात पर चर्चा शुरू हो गई कि क्या इस नई पोजीशन के साथ भारत दूसरे एरियाज में भी चाइना की बराबरी कर पाएगा। यूएन प्रोजेक्शंस के मुताबिक भारत की पॉपुलेशन आज करीब 140 करोड़ है और ये पहली बार है जब हमने चाइना की पॉपुलेशन को पीछे छोड़ा है। साथ ही भारत की आबादी 1950 से 1 बिलियन से भी ज्यादा बढ़ी है। वैसे तो ये ग्रोथ रेट अब धीमा पड़ चुका है, लेकिन फोरकास्ट है कि आने वाले दशकों में देश की पॉपुलेशन राइज करती रहेगी, जो 2064 तक 1.7 बिलियन तक पहुंच सकती है। आज ऑन एन एवरेज हर दिन भारत में 86,000 बच्चे जन्म लेते हैं, जहां चाइना में ये फिगर 49,400 है। हालांकि भारत के मुकाबले चाइना की पॉपुलेशन ज्यादा तेजी से एज कर रही है। स्टैटिस्टिका का डेटा बताता है कि 2021 में चाइना की आबादी का 34.12% 29 साल की उम्र के नीचे था। उधर प्यू रिसर्च सेंटर का कहना है कि भारत की सिर्फ 7% आबादी 65 और उससे ज्यादा उम्र के लोगों की है। वहीं चाइना में इस एज ब्रैकेट की पॉपुलेशन 14% है। नेचुरली भारत के इस पॉपुलेशन ग्रोथ के डिस्कशन में डेमोग्राफिक डिविडेंड एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कोई भी देश डेमोग्राफिक डिविडेंड तभी एंजॉय करता है जब वर्किंग एज पॉपुलेशन का रेशियो हाई हो और बच्चों और सीनियर सिटीजन्स के डिपेंडेंसी रेशियो लो। इससे एक इकोनॉमिक सरप्लस क्रिएट होता है, जिससे स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने में मदद मिलती है। इंटरनेशनल एनर्जी अथॉरिटी 2040 तक भारत के अर्बन पॉपुलेशन में करीब 270 मिलियन लोगों के ऐड होने का दावा करती है। इसका एक बड़ा इम्पैक्ट नेचुरली टूरिज्म सेक्टर पर होगा। 2024 तक इंडियंस हर साल आउटबाउंड ट्रैवल में $42 बिलियन से भी ज्यादा स्पेंड कर सकते हैं और इस टूरिज्म बूम को मेंटेन करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स काफी क्रूशियल रहेंगे। इंडिया इस वक्त अपने एविएशन और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर एरियाज को डेवलप करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड कर रहा है। भारत का ये लार्ज पॉपुलेशन साइज उसके इंटरनेशनल स्टैंडिंग को बूस्ट करने में भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन सकता है, खासकर जब वो ऑलरेडी दुनिया का 5th लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इस पॉपुलेशन ग्रोथ के चलते भारत में लेबर सप्लाई बढ़ेगी, जिसके चलते फॉरेन फर्म्स की इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और उससे भारत की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज इंप्रूव होंगी, जैसा कि चाइना के साथ हुआ था कुछ दशकों पहले। साथ ही राइजिंग डोमेस्टिक कंजम्पशन के थ्रू भारत कोविड-19 जैसे एक्सटर्नल शॉक से अपने आप को फ्यूचर प्रूफ कर सकता है। 1.4 बिलियन से भी ज्यादा की ये पॉपुलेशन साइज अपने साथ कई जियोपॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और कल्चरल पावर्स लाता है। S&P ग्लोबल एस्टिमेट्स के मुताबिक भारत जर्मनी और जापान को ओवरटेक कर 2030 तक दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है, जिसका नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एवरेज 6.3% तक जा सकता है। पर पिक्चर जितनी सुहानी दिखती है उतनी है नहीं। पॉपुलेशन एक बून बनेगा या बेन, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उस पॉपुलेशन में सिर्फ क्वांटिटी है या फिर क्वालिटी भी। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या पॉपुलेशन के साथ साथ इकोनॉमिकली और जियोपॉलिटिकली भी भारत चाइना से आगे निकल पाएगा? क्या होगा इस आबादी का इम्पैक्ट इंडिया के आगे अलग अलग सेक्टर्स पे? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब को ढूंढेंगे। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी GS1 के पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आज भारत एक ऐसे पोजीशन पे है जहां वो अपने डेमोग्राफी को एक स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल सिस्टम, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, स्किल ट्रेनिंग, ग्लोबल रिकॉग्निशन और कल्चरल अडेप्टिविटी के थ्रू फेवरेबल यूज कर सकता है। इंडिया अपने इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को IT, BPO यानी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जैसे कई सेक्टर्स में यूटिलाइज कर सकता है। आज इंडिया में STEM यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स ग्रेजुएट्स और इंग्लिश स्पीकिंग लेबर फोर्स की संख्या काफी ज्यादा है। ऐसा मैसिव ह्यूमन रिसोर्स पूल सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को स्किल और टैलेंट वर्कफोर्स प्रोवाइड करेगा। साथ ही भारत की सेमी स्किल्ड चीप लेबर फोर्स एक कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को सपोर्ट करने की क्षमता रखती है, चाहे कंस्ट्रक्शन, पब्लिक सर्विसेज और लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स हो या ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और ई-कॉमर्स जैसी सर्विसेज। भारत का ग्रोइंग ह्यूमन रिसोर्स काफी पोटेंशियल होल्ड करता है। आने वाले सालों में 40 से 50 मिलियन सरप्लस लेबर फोर्स के साथ भारत न सिर्फ अपनी डोमेस्टिक लेबर सप्लाई नीड को पूरा कर पाएगा बल्कि ग्लोबल वर्कफोर्स में भी कंट्रीब्यूट कर सकेगा। इस तरह भारत का ह्यूमन रिसोर्स उसके इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने के साथ साथ दूसरी कंट्रीज द्वारा फेस किए गए लेबर शॉर्टेजेस को भी एड्रेस करने में मदद करेगा। अपने स्किल्ड वर्कफोर्स को एक्सपोर्ट करते हुए भारत नॉलेज एक्सचेंज,
कल्चरल अंडरस्टैंडिंग और क्रॉस बॉर्डर पार्टनरशिप्स में कंट्रीब्यूट कर ग्लोबल पार्टनरशिप्स को फैसिलिटेट कर पाएगा। साथ ही किसी भी देश में पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ डिमांड भी बढ़ती है और इस डिमांड को पूरा करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन को इंकरेज करना जरूरी है ताकि पॉपुलेशन के साथ इकोनॉमिक ग्रोथ को भी इंश्योर किया जा सके। ऐसे में भारत का पॉपुलेशन बूम उसके बिजनेसेस के लिए एक लायबिलिटी नहीं बल्कि एक एसेट बन सकता है। लेकिन इसके साथ साथ भारत एक चैलेंज भी फेस करेगा और वो ये, जैसे जैसे भारत में ह्यूमन रिसोर्स बढ़ेगा उसको केटर करने के लिए हमारे पास अच्छी फैसिलिटीज होनी चाहिए, अच्छे एजुकेशन सिस्टम, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज और अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तभी हम इस ह्यूमन रिसोर्स को होल्ड कर पाएंगे। नहीं तो जो ब्रेन ड्रेन की समस्या आज भारत के पास है वो लगातार कल्टीवेट होती रहेगी और आगे आने वाले समय में भी उसका हमारे पास कोई इलाज नहीं होगा। दोस्तों 4 दशक पहले चाइना और इंडिया दोनों लार्जली अग्रेरियन बेस्ड इकोनॉमीज हुआ करते थे, लेकिन जब वेस्टर्न वर्ल्ड अपने प्रोडक्शन को आउटसोर्स करने लगा तब चाइना ने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए अपने आप को एक मैन्युफैक्चरिंग हब में तब्दील किया। आज चाइना की इकोनॉमी का 1/4 से भी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, लेकिन भारत में ये सिर्फ 14% है। अब इस बढ़ती आबादी के चलते एक्सेस पॉपुलेशन एग्रेरियन इकोनॉमी से इंडस्ट्रियल सेक्टर में माइग्रेट कर रही है और इस देश के चीप लेबर फोर्स में शामिल हो रही है। और ये बढ़ती आबादी इस देश के वर्कफोर्स को ही नहीं बल्कि उसके डोमेस्टिक डिमांड बेस को भी एक्सपैंड कर रहा है। ऐसे में आज इंडस्ट्री लीडर्स डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर रहे हैं और इंपोर्ट डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए R&D में हैवी इन्वेस्टमेंट्स किए जा रहे हैं ताकि इंडियन मार्केट्स फ्रेंडली इनोवेटिव प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सके, जिसके चलते एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट हो। ऊपर से यूएस और चाइना के बीच ट्रेड वॉर ने इंडियन गवर्नमेंट को एक मौका दिया है कि वो अपने मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल पे ज्यादा एम्फसाइज कर सके। भारत में आज रफली 800 मिलियन वर्किंग एज के लोग हैं और अगले 3 दशक में इसमें 200 मिलियन लोग और ऐड होंगे जो भारत की वर्किंग फोर्स को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर देगा। मैन्युफैक्चरिंग में 50 से 60 मिलियन लोग आज एम्प्लॉयड हैं और हायर मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ से अगर इंडिया 4.5 ट्रिलियन अचीव करता है तो वो लगभग 19 मिलियन जॉब्स क्रिएट कर पाएगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ बहुत क्रूशियल होगी, स्पेशली अगर भारत 2047 तक अपने 20 ट्रिलियन जीडीपी वाले टारगेट को अचीव करना चाहता है। ऐसे में मेक इन इंडिया जैसे कैंपेन्स के अंडर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम और दूसरे स्कीम लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो कंपोनेंट्स और टेक्सटाइल फर्म्स को अट्रैक्ट करने में कामयाब हुए हैं। फॉर एग्जांपल एप्पल के 3 मेन ताइवानी सप्लायर्स हॉनहाई, विस्टर्न और पेंगाट्रॉन ने इंडियन फेडरल गवर्नमेंट प्लान के अंडर मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव्स एक्वायर किए। एप्पल आज भारत में उसके 7% आईफोन्स बनाता है, जबकि 2021 में यह फिगर सिर्फ 1% था। हाल ही में पता चला कि एप्पल ने अप्रैल और दिसंबर के बीच भारत से $2.5 बिलियन से भी ज्यादा आईफोन्स एक्सपोर्ट किए थे। और सिर्फ एप्पल ही नहीं, ऐसे कई बिजनेसेस हैं जो अपने प्रोडक्शन बेस को चाइना से भारत शिफ्ट कर रहे हैं ताकि ग्लोबल सप्लाई चेन्स में चाइना पे ओवर डिपेंडेंस को कम किया जा सके। इंडिया अपनी ओर से चाइना के इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक दिक्कतों का फायदा उठाते हुए अपने आप को एक हायर एंड मैन्युफैक्चरिंग अल्टरनेटिव की तरह पेश करने की कोशिश कर रहा है और सही मेजर्स और इम्प्लीमेंटेशन के साथ इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर $4.5 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है, जिसका शेयर जीडीपी में 22% होगा। दोस्तों अब जहां मैन्युफैक्चरिंग को डेवलप किया जा रहा है वहीं इंफ्रास्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट भी एक क्रूशियल फैक्टर बन जाता है। दूसरा, अब इकोनॉमी में प्रोडक्शन बूस्ट होता है तब रॉ मटेरियल्स को सोर्स करने और फिनिश प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत होना चाहिए। यही नहीं, पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ साथ रूरल टू अर्बन माइग्रेशन के चलते अर्बनाइजेशन का प्रोसेस भी बढ़ जाता है, जिसको सपोर्ट करने के लिए इंफ्रा में इन्वेस्ट करना काफी इंपॉर्टेंट है। पिछले साल वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट ने एस्टिमेट किया कि भारत को अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में अगले 15 सालों में $840 बिलियन इन्वेस्ट करने होंगे, यानी हर साल ऑन एन एवरेज $55 बिलियन, ताकि वो अपने फास्ट ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन की डिमांड को मीट कर सके। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए एक की एलिमेंट है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, जहां यूजुअली पब्लिक सेक्टर एसेट्स को ओन और कंट्रोल करता है और प्राइवेट सेक्टर फाइनेंसिंग, कंस्ट्रक्शन और मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। ऐसे में पिछले साल इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड स्कीम IIPDF स्कीम एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों में क्वालिटी PPP प्रोजेक्ट्स को नेसेसरी फंडिंग सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। इनफैक्ट मैन्युफैक्चरिंग या अर्बनाइजेशन के अलावा भी एक ऐसा एरिया है जहां पॉपुलेशन ग्रोथ के चलते इंफ्रा डेवलपमेंट एक प्रायोरिटी बन चुका है, और वो है टूरिज्म। भारत में 40% से ज्यादा आबादी 25 साल के नीचे की है और ये जनरेशन एक राइजिंग इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी पे है जहां वो टूरिज्म और ट्रैवल में और भी ज्यादा इन्वॉल्व होती जा रही है। इनफैक्ट किसी भी देश की प्रॉस्पेरिटी के लिए आज टूरिज्म एक क्रूशियल कंपोनेंट माना जाता है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक एक्टिविटी में इस सेक्टर का रोल काफी सिग्निफिकेंट है। टूरिज्म के थ्रू किसी भी रीजन की पब्लिक पॉलिसी में सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ
और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को एक साथ प्रायोरिटाइज किया जा सकता है। टूरिज्म स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन का एक की एम है डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, क्योंकि जब जब ज़्यादा लोग किसी भी देश में घूमने आते हैं तो वहाँ के बिजनेसेस की अर्निंग इंप्रूव होती है। इसीलिए वर्ल्ड इकोनॉमी में टूरिज्म को सबसे स्टेबल सेक्टर्स में से एक माना जाता है, स्पेशली कोविड के पहले और भी ज़्यादा माना जाता था। साल 2022 में इंडियन इकोनॉमी में टूरिज्म इंडस्ट्री का पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन करीब 215 बिलियन US डॉलर एस्टिमेट किया गया था। ये 2019 के मुकाबले 1% इंक्रीज था। कहा जा रहा है कि इस साल ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर में लगभग 35 मिलियन जॉब्स होंगी और पिछले साल के कंपैरिजन में 8.3% ग्रोथ होगी। इस सेक्टर की ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया कि वह 2025 तक रीजनल कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए 12 बिलियन डॉलर स्पेंड करेगी। सरकार ने ऑलरेडी 1,30,000 करोड़ के 260 प्रपोजल्स एक्सेप्ट किए हैं, जिनमें रोपवे, केबल कार्स और फ्यूनिकुलर रेलवेज जैसे इनिशिएटिव शामिल हैं। इनको पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के थ्रू इंप्लीमेंट किया जाएगा, जिससे पूरे देश में टूरिस्ट सस्टेनेबल और एक्सेसिबल ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस अवेल कर सकेंगे। साथ ही इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा हिस्सा एविएशन सेक्टर को जाएगा, जहां बढ़ते ट्रैवल डिमांड को मीट करने के लिए नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स, कैरियर्स और स्टाफ को बढ़ाया जा रहा है। इंडिया के डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रैवल मार्केट के ग्रोथ पोटेंशियल को देखते हुए सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि भारत का एविएशन सेक्टर एक नई ग्रोथ फेज में एंटर कर रहा है, जहां नए इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेबिलिटीज के थ्रू 2047 तक वो भारत में $20 ट्रिलियन इकोनॉमी को सपोर्ट कर पाएगा। 2019 में कोविड लॉकडाउन से पहले इंडिया ने डेली 4,10,000 पैसेंजर्स वेलकम किए थे, लेकिन बीते कुछ महीनों में ये फिगर 4,56,000 पैसेंजर्स तक पहुंच गया है। एस्टिमेट्स बताते हैं कि भारत के 6 मेजर एयरपोर्ट्स की कैपेसिटी अगले 4 सालों में 192 मिलियन से 420 मिलियन तक राइज करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ कंजम्पशन को बूस्ट करने में भी टूरिज्म एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। जब लोग ज्यादा ट्रैवल करेंगे तब फूड, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और अकोमोडेशन में उनका खर्च भी ज्यादा होगा। इससे भारत की जीडीपी इंप्रूव होगी। आज भारत में टूरिज्म इंडस्ट्री का शेयर उसकी जीडीपी का 5% है और आने वाले समय में ये और भी इंक्रीज कर सकता है। साथ ही फॉरेन टूरिस्ट के इनफ्लो के साथ इंडिया के एक्सपोर्ट्स को भी बूस्ट मिलेगा, क्योंकि चाहे टेक्सटाइल हो या हैंडीक्राफ्ट्स, फॉरेन नेशनल्स में इन ऑब्जेक्ट्स की हेरिटेज वैल्यू काफी ज्यादा है और इसीलिए वो इतने पॉपुलर आइटम्स हैं। ऐसे में अपने पॉपुलेशन पोटेंशियल को हार्नेस करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट मल्टीपल सेक्टर्स के अक्रॉस एक इंटीग्रेटेड अप्रोच को अडॉप्ट करती हुई नजर आ रही है। और ऐसा ही एक और इम्पॉर्टेंट एरिया है डिजिटल इकोसिस्टम। दोस्तों, अब दुनिया की लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाले हमारे देश में स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या बहुत हाई है और यहाँ सबसे ज्यादा डेटा कंज्यूमर्स भी मौजूद हैं। इस कनेक्टेडनेस को यूटिलाइज करते हुए भारतीय सरकार ने फाइनेंशियल इंक्लूजन और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसे इनिशिएटिव्स पे फोकस किया है। दरअसल देश की आबादी बढ़ने के साथ साथ उसे मॉनिटर करना भी मुश्किल बनता जाता है। इसीलिए आज डिजिटल इंडिया का आइडिया बहुत ही क्रूशियल बन चुका है, ताकि जनरल मॉनिटरिंग के साथ साथ प्रोजेक्ट्स और स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन और इम्पैक्ट को ट्रेस करना आसान हो जाए। फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत आज इंडियन सिटीजन्स भारत इंटरफेस फॉर मनी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी भीम यूपीआई फैसिलिटी का भी लाभ उठा रहे हैं, जिसके अंडर दिसंबर 2022 में रुपीस 12.82 लाख करोड़ के रिकॉर्ड हाई पेमेंट्स किए गए। हाल ही में एनपीसीआई ने एनआरआई यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन अकाउंट होल्डर्स के लिए इंटरनेशनल नंबर्स पे भी यूपीआई फैसिलिटी की अनाउंसमेंट की, यानी अब ओवरसीज इंडियंस इस सीमलेस पेमेंट और इंस्टेंट ट्रांजैक्शन का लाभ उठा पाएंगे। दुनिया भर में यूपीआई को एक्सपेंड करने के लिए एनपीसीआई काफी मेहनत कर रहा है, जो अल्टीमेटली आरबीआई के डिजिटल पेमेंट गोल को पूरा करने में मदद करेगा। एक तरफ जहां चाइना का यूनियन पे ग्लोबली राइज कर रहा है, वहीं इंडियन यूपीआई एक डिपेंडेबल ऑल्टरनेटिव के तौर पर हार्नेस किया जा सकता है, खासकर इसलिए क्योंकि अब तक दुनिया को चाइना के एग्रेसिव डेट ट्रैप और डोमिनेटिव बिहेवियर के बारे में पता चल चुका है और ऐसे में यूनियन पे के मुकाबले यूपीआई ज्यादा ट्रस्ट एंजॉय करता है और इसी को यूटिलाइज करके ग्लोबली चाइना के फाइनेंशियल डोमिनेंस को चैलेंज किया जा सकता है। दोस्तों, क्योंकि इंडिया की बढ़ती आबादी में एक सिग्निफिकेंट हिस्सा युवाओं का है, इसीलिए एक टेक सेवी पॉपुलेशन के साथ साथ कुछ यूनिक कस्टमर बिहेवियर्स और एक्सपेक्टेशंस भी देखे जा सकते हैं। इंडिया एक स्टार्टअप इकोसिस्टम को इनकरेज करते हुए इंडियन मिलेनियल्स के एक्सपेक्टेशंस और प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने में लगा है। रिटेल ब्रोकिंग, ई कॉमर्स, फूड डिलीवरी और राइड हेलिंग जैसे एरियाज में कॉस्ट इफेक्टिव इनोवेशंस को लीड करते हुए इंडियन स्टार्टअप्स वर्ल्ड इकोनॉमी में एक खास स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। 20 और 24 के एज ग्रुप में आज इंडिया में 112 मिलियन वर्किंग पीपल हैं और चाइना में 94 मिलियन, और भारत में ये ग्रुप स्टार्टअप कल्चर को लगातार प्रमोट कर रहा है। अगस्त 29, 2022 तक इंडिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन के उभरा था, जहां 656 डिस्ट्रिक्ट्स में 77,000 DPIIT रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स मौजूद थे। ये स्टार्टअप्स लार्ज कंपनीज के मुकाबले ज्यादा जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं और इस तरह भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश में अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को भी सुलझा रहे हैं।
ऐसे में इंडिया जैसे देश की डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए ये स्टार्टअप कंपनीज आज कस्टमर सेंट्रिक इनोवेशंस के साथ रैपिडली अडाप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल स्विगी और फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स स्टार्टअप्स इस यूनिक इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप के प्राइम एग्जांपल हैं, जो एक वाइड कंज्यूमर बेस स्टैब्लिश करने में सक्सेसफुल हुए हैं। इनफैक्ट स्टेट ऑफ इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022 में यह एम्फेसाइज किया गया कि भारत के इकोसिस्टम में रॉ टैलेंट, रिसोर्सेज और यंग वर्कफोर्स की कोई कमी नहीं है। एस्टिमेट के मुताबिक 2025 तक 250 से भी ज्यादा यूनिकॉर्न्स इमर्ज कर सकते हैं और ये काफी इंप्रेसिव है, क्योंकि इससे पता चलता है कि अगले 3 साल में इन कंपनीज में 140% इंक्रीज देखा जा सकता है। चाइना में इस वक्त 174 यूनिकॉर्न्स हैं, लेकिन वहाँ स्टार्टअप की ग्रोथ कोरोना वायरस और चाइनीज गवर्नमेंट के ऑथोरिटेटिव नॉर्म से अफेक्टेड हुई है। वहीं भारत में पिछले 20 महीनों में दुनिया के 3/5 यूनिकॉर्न्स उभर कर आए हैं। इंडियन यूनिकॉर्न्स ने पिछले 20 महीनों में कैपिटल के तौर पर $95 बिलियन रेस किया है, जिससे पता चलता है कि ग्लोबल स्टार्टअप सीन में इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड है। तो दोस्तों, हम ये देख सकते हैं कि इस वक्त इंडिया अपने पॉपुलेशन ग्रोथ के चलते कई ऐसे चेंजेस से गुजर रहा है जो उसके सामने नए प्रॉस्पेक्ट्स और अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि इन अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ उसके सामने चैलेंजेस भी काफी फॉर्मिडेबल हैं। दोस्तों, बढ़ती आबादी का पहला मेजर चैलेंज है कि जिस ग्रोथ की हमने बात की वो अनसस्टेनेबल या फिर जॉबलेस ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या बढ़ेगी। इनफैक्ट इंडियन ग्रोथ स्टोरी में लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चर काफी वीक रही है और कैपिटल और स्किल्ड वर्कफोर्स इंटेंसिव सेक्टर्स में कंसंट्रेशन ज्यादा रहा है। यहाँ फास्ट ग्रोइंग सेक्टर्स में ऑटो और ऑटो पार्ट्स, टू व्हीलर्स, मशीनरी, केमिकल्स, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, टेलीकम्युनिकेटर्स, सॉफ्टवेयर और फार्मास्यूटिकल शामिल हैं। लेकिन इन सारे सेक्टर्स में लो स्किल्ड वर्कर्स को लार्ज नंबर में एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता। इसी वजह से आज भी इंडियन वर्कर्स का मेजर हिस्सा एग्रीकल्चर, अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री या फिर लो पेइंग सर्विसेज में कंसंट्रेटेड है। ऐसे में अगर भारत को अपने मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल को फुली यूटिलाइज करना है तो उसे क्लोथिंग, लेदर मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक असेंबली जैसे लेबर इंटेंसिव सेक्टर के हेल्दी ग्रोथ को भी इंश्योर करना होगा, जिससे जो पॉपुलेशन एग्रीकल्चर से निकलकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है उनको इस सेक्टर में एक्युमुलेट या फिर एब्जॉर्ब किया जा सके। एक और प्रॉब्लम यह है कि वैल्यू चेन में राइज करना भारत के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि आज भी लेबर लॉस काफी रेस्ट्रिक्टिव है और बांग्लादेश और वियतनाम जैसे कंट्रीज के मुकाबले इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स के लिए हाईली एफिशिएंट इंडस्ट्रियल पार्क्स क्रिएट करने में पीछे रह गया है। लेकिन बावजूद इसके एक बढ़ती वर्किंग पॉपुलेशन भारत को न सिर्फ लेबर मार्केट पर्सपेक्टिव से अट्रैक्टिव बनाती है, बल्कि उसे गुड्स और सर्विसेज का भी एक ह्यूज मार्केट बनाता है। जैसा हमने इस वीडियो में बताया, 2/3 से भी ज्यादा आबादी इस वक्त वर्किंग एज की है और ये एक मौका है कि भारत अपने आप को इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली असर्ट करे। इनफैक्ट एक्सपर्ट्स का कहना है कि चाइना जैसे ऑथोरिटेरियन स्टेट के कंपैरिजन में भारत का पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक सेटअप ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के लिए उसे ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, ताइवानीज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर फॉक्सकॉन ने इंडिया में एप्पल के वायरलेस ईयरफोन्स यानी एयरपॉड्स की फैक्ट्री बनाने का एक ऑर्डर जीता। पिछले साल फॉक्सकॉन ने इंडिया माइनिंग जॉइंट वेदांता के साथ गुजरात में इंडिया का पहला प्राइवेट सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले प्रोडक्शन प्लांट स्टैब्लिश करने की डील साइन की। इसमें करीब $20 बिलियन इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। इसके अलावा चाहे अर्बनाइजेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ह्यूमन डेवलपमेंट हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग, इन एरियाज में रैपिड प्रोग्रेस अचीव करने के लिए कई दशक लगेंगे और पॉपुलेशन ग्रोथ इस प्रोग्रेस को इंश्योर करेगा। हालांकि इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये डेमोग्राफिक एडवांटेज परमानेंट नहीं है। यूएन एस्टिमेट्स के मुताबिक इंडिया की पॉपुलेशन 2047 के बाद डिक्लाइन करती हुई 2100 तक 1 बिलियन तक गिर सकती है। वहीं चाइना की पॉपुलेशन 2050 तक 1.3 बिलियन होगी। लेकिन अगर भारत 7% ग्रोथ मेंटेन करने में कामयाब हुआ और उसकी करेंसी स्टेबल रही तो वो जर्मनी और जापान की इकोनॉमी को 2030 तक पीछे छोड़ सकता है। इसीलिए भारत को एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना होगा जहां इनोवेशन, रिस्क टेकिंग और एंटरप्रेन्योरशिप जैसी क्वालिटीज को नर्चर किया जा सके। इसके लिए जरूरी है डिसीजिव और डिटरमाइंड पॉलिसी इंटरवेंशंस, और तब जाके सबसे पॉपुलेटेड कंट्री होने के साथ साथ इंडिया अपने इकोनॉमिक और मिलिट्री माइट के बलबूते पे अपने इंटरेस्ट, वैल्यूज और गोल्स को ग्लोबल स्टेज में और भी असर्ट कर पाएगा। और इसी उम्मीद के साथ दोस्तों आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं और इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, कुड इंडिया हार्नेस इट्स पॉपुलेशन बूम टू मेक इटसेल्फ अ